देखिए, बंगाल में आम लोगों को बड़े उलझन के साथ अभी वोटर लिस्ट में, मतदान सूची में खुद का नाम शामिल करने पड़ता। ड्राफ्ट में ही 60 लाख लोगों की निष्कासित हो चुके थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, कोई नई नई टर्म आई, जैसे कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, कभी सुना नहीं। अभी कहते कि अंडर एजुकेशन, विचाराधीन, वो भी सुना नहीं। और ये विचाराधीन में फिर आ गया 60 लाख। विचाराधीन में 60 लाख आने का मतलब ये नहीं कि 60 लाख को निष्कासित होना तय है। और ये सारे विचारकगण, जितने कोर्ट की सारे विचारकगण होते हैं, जुडिशियरी, ये सारे इसमें शामिल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से ये विचाराधीन मामले को निष्पत्ति किए जा रहे हैं, उसमें ये 60 लाख लोगों की क्या होगा या नहीं होगा, ये पता नहीं। सवाल ये है कि विचाराधीन प्रक्रिया चलते समय अगर चुनाव ऐलान हो जाए तो विचाराधीन सूची में रहने वाले बाकी लोग, वो वैध वोटर होते हुए भी उनको निष्कासित होना पड़ेगा। ये आशंका मेरा है। इसलिए मैंने कल एक पत्र लिखा चुनाव आयोग को कि जब तक ये विचाराधीन जो प्रक्रिया समाप्त नहीं होते, तब तक चुनाव की ऐलान ना किया जाए। क्योंकि अगर चुनाव की ऐलान इस वक्त हो जाए तो भारी संख्या में वैध वोटर विचाराधीन होने के नाते वोट देने से उनको वंचित होना पड़ेगा। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूं, राइट टू वोट ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इससे हम किसी को वंचित नहीं कर सकते। गलती सिस्टम की है। चुनाव आयोग और सूबे की सरकार दोनों के बीच टकराव, अहंकार की टकराव, तू मैं होते हुए ये हालत पैदा हुए है। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे सूबे में ये तो ऐसा काम की हुई, बंगाल में भी हो रहे हैं, लेकिन बंगाल में तू मैं ज्यादा हो रहे हैं। सूबे की सरकार कहते कि चुनाव आयोग अगर आए तो खून की नदियां बहा दूंगा, चुनाव आयोग कहते कि हम ये करेंगे, और इसमें लोगों की उलझन, लोगों की परेशानियां बढ़ते जा रहे हैं। और इसके चलते बंगाल में ये त्राही त्राही हालत पैदा हो चुकी है। इसलिए मेरा मांग ये है चुनाव आयोग से, मैं कल पत्र भी लिख के है कि जब तक ये विचाराधीन मामले की मतलब फैसला ना होते हैं, तब तक ये ऐलान ना किया जाए चुनाव की। चुनाव तब ऐलान किया जाए जब विचाराधीन प्रक्रिया समाप्त हो। वजह यह है, नहीं तो एक बड़े हिस्से के लोगों को अवैध मानते हुए वोटर अधिकार से उनको वंचित किए जाने की संभावना तय होगी। सर, एक और बड़ी बात है, आप एसआईआर की बात हो रही है, लेकिन आपको एक सूबे में जाएं, अगर असम के, वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ धक्का मुक्की लड़ाई हुई सीटों पे लड़ रही है, जहां पर बांग्लादेशी ओरिजिन मुस्लिम डोमिनेटेड सीट जो हैं, और शुरुआत से जो है, उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि वो असम और असमीज के साथ नहीं है, उन्होंने अपनी आत्मा गिरवी रख दी है जो बांग्लादेश के ओरिजिन के मुस्लिम हैं उनको। इस बयान को कैसे देखिए, ये फिजूले बात तो बराबर वो करते रहते हैं, क्योंकि उनको इतिहास की मालूमत नहीं है। आसाम के मुस्लिम और बांग्लादेशी दोनों में फर्क क्या हो उसका मालूम नहीं है। अच्छा, आप लोग खुद एनआरसी करवाए थे, अब बताओ एनआरसी में कितने लोगों को विदेशी शनाख्त किए गए और कितने विदेशियों को बांग्लादेश भेजे गए, आप खुद बताओ। एनआरसी के बाद जो निष्कर्ष निकले उसमें यह देखा गया कि 19 लाख फॉरेनर्स, मतलब आसाम के नहीं, एनआरसी में निकाले गए 19 लाख, और वो 19 लाख में 14 लाख हिंदू निकले, 5 लाख मुसलमान निकले। उसके बाद एनआरसी की खाता बंद कर दिए। तो उनके पास तो है ही एनआरसी, खुद बना ले, खुद दिखा दे, खुद ढूंढ के निकाले कितने बांग्लादेशी आए और डिपोर्टेशन कर दे, बांग्लादेश भेज दे। वो तो नहीं कर पाते, यहाँ आके खाली फरफराते हैं। चुनाव आ गए, बस अभी तो और ये फरफराना चालू हो जाएगी,
हिंदू मुसलमान के बीच और तनाव पैदा करो, ध्रुवीकरण करो, और इसके साथ साथ अहोमियत को भी तवज्जो दिया करो। यही तो उनका चालाकी है। आसाम बराबर आजादी के बाद से आसाम में भारी संख्या में, भारी तादाद में मुसलमान रह रहे हैं। उसमें असमीज मुसलमान भी है, जिसको एक अलग नाम है, खिलौंजिया कहते हैं। असमीज मुसलमान भी है, खिलौंजिया मुसलमान। और बांग्ला भाषा में मुसलमान जो होता है उनको बांग्ला भाषी मुसलमान कहा जाता है। बांग्ला भाषी मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान, इसमें जो अंतर है वो अंतर मिटाते हुए ये असम के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री वो असम के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, बरगलाने की चाहते हैं और तनाव पैदा करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। आप इसको कैसे देखते हैं सर, जो ईरान, इजराइल, यूएस और ईरान के बीच में जो एक तरीके का वॉर है, उसमें आप सामने देखने को मिल रहा है कि ईरान के अंदर एक स्कूल में बॉम्बिंग हुई, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, और कई ड्रोन अटैक हो रहा है अमेरिका के कई ठिकानों के ऊपर, जहां जो उनके अलग अलग कॉन्सुलेट्स हैं, कहीं वहां पर कुवैत में और जगहों पर। इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, अमेरिका को और इजराइल को शायद ये नहीं पता था कि बम गिराने के बाद, हत्या करने के बाद और खोमेनी की मृत्यु के बाद उनको किस हालात की मुकाबला करना पड़ेगा, शायद उनको पता नहीं था। नहीं तो ऐसा नहीं करते। ओमान जो मध्यस्थता कर रहे थे, ओमान की तरफ से यह कहे जा रहे हैं, जो मध्यस्थता किए, कि ईरान के साथ अमेरिका की इस बार की जो वार्ता हुई थी जिनेवा में, उसका नतीजा कल्पनातीत रह गए, अनप्रेसिडेंटेड। इतना अच्छा फैसला कभी हुआ ही नहीं। और ईरान अमेरिका की सारे बात मान लेते। जब हम खुशी खुशी ये वार्ता करते हुए एक फैसला और एक निष्कर्ष निकालने वाले थे, तो पता नहीं किसके लिए इस तरीके की बॉम्बिंग करना शुरू हो गए। मुझे लगता है कि इजराइल ने फंसाया अमेरिका को, और नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बाहुबली की तरह सुपर कप बनते हुए वो राज करना चाहते हैं। आज के जमाने में अमेरिका की प्रेसिडेंट की इस तरीके की बर्ताव शोभा नहीं देता, ये मैं जरूर मानूं। मुझे लगता है कभी वेनेजुएला से जाकर प्रेसिडेंट को उठा के लाते हैं, कभी नाइजीरिया बॉम्बिंग करते हैं, सोमालिया। आपके पास बॉम्ब है, प्लेन है, जेट है, जहां मर्जी तो वहां जाके बॉम्बिंग कराते रहे। कभी आके बंगाल में आके, हिंदुस्तान में आके दिल्ली में ना बॉम्ब गिराने लगे, अगर ना पुसाएगा तो उनकी। ट्रम्प को अगर ना पुसाएगी तो बॉम्बिंग उनकी जवाब है। ये कैसे चल सकते बताइए। ईरान एक अलग राष्ट्र है, एक अलग देश है। हम अपने मन मुताबिक जो मर्जी नहीं कर सकते। जब चर्चा हो रही थी, वार्ता जारी थी, तब इस तरीके की हमला मैं कायरतापूर्ण जरूर बताऊंगा। और इसके लिए सिर्फ अमेरिका को नहीं, हमें भुगतना पड़ता। हिंदुस्तान के लोगों को, वही भारत के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। हरमुज स्टेट अगर बंद हो जाए, तेल की कीमत अगर बढ़ जाए, तो किसको भुगतना पड़ेगा? हमें। और खासकर वेस्ट एशिया में 1 करोड़ से ज्यादा हमारे भारतवासी रहते हैं, भारतीय रहते हैं, रोटी रोजी करते हैं, कमाते हैं। आप ताजुब हो जाएंगे, यूएई में जो जनसंख्या 35% इंडियन है, कहां जाएगा ये लोग? ये अगर हालत ऐसे चलते रहे तो। और वहां से जो पैसा भेजा जाता है, रेमिटेंस मानी, वो हमारे सरकार की जो रेवेन्यू, इसका बड़ा योगदान वहां से भेजे जाए पैसा के तहत हमें मिलते हैं, जिसको रेमिटेंस मानी कहते हैं हम लोग। सोनिया जी ने जो लेटर लिखा, और सोनिया जी ने देखिए, सोनिया जी जो लिखी है वो हमारे देश की परंपरा की बात रखे। आजादी के बाद से हमारे देश की जो परंपरा रही, जो हमारा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे देश की, उसके तहत उन्होंने बात रखी, बिल्कुल सही रखी। हम कभी किसी के पक्ष लेने की अगर बात निकल आते हैं तो हमारा देश की स्वार्थ को हानि पहुंचेगी। चुप्पी सदी रहना ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है। चुपचाप रह जाओ और बाहर जाके कहीं जो बात पूछाएगा वो करो, जो बात नहीं पूछेगा नहीं करोगे। इससे हमारा स्टेटेड जो प्रिंसिपल है, इसके हमारे छवि को धूमिल करेगी। तो मैडम सोनिया गांधी इसी बात पे अपना तर्क रखे कि ये हमारे
स्टेटेड जो प्रिंसिपल है हमारे देश की, स्टेटेड प्रिंसिपल को कमी हम देख रहे हैं। हमारा देश की जो स्टैंड है वो हमारा स्टेटेड प्रिंसिपल से मिलता रहे, यही उन्होंने कही और कुछ नहीं। थैंक यू।